हेलो स्टूडेंट्स, लैंडमार्क फाउंडेशन डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैं हूं आपकी जीएस और जीके की फैकल्टी। जीएस और जीके जो कि आपके गैट पेपर मतलब पेपर 2 का पार्ट है। मुझे लगभग 6 से 7 वर्षों का अनुभव है एनडीए और सीडीएस एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन कराने का, और अपने इसी लंबे अनुभव को आपके साथ बांटकर मैं आपकी प्रेपरेशन को और बेहतर बनाने में आपकी मदद करूँगा, ताकि आप बाकी स्टूडेंट से मेन एग्ज़ाम में और बेहतर कर पाएँ। इसके अलावा मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी हूँ और साथ ही मैं एक एक्स बैंकर भी हूँ। तो अपने इसी लंबे अनुभव को आपके साथ बांटते हुए मैं आपकी प्रेपरेशन को और धारदार बनाऊंगा, और इसकी शुरुआत हम आज ही से करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बोला कि आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, और वो टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स या फिर हमारे मौलिक अधिकार। तो चलिए जानते हैं कि क्या है हमारे फंडामेंटल राइट्स या हमारे मौलिक अधिकार, और क्यों हमें इनकी ज़रूरत है, और संविधान ने क्यों हमें इन मौलिक अधिकारों को दिया। तो इनको जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे भारत में लोकतंत्र है, यानी कि हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं। और डेमोक्रेसी जो है उसका एक मोटो होता है, वो क्या होता है? ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, मतलब लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। तो जब हम प्रजातंत्र में या हमारे लोकतंत्र में जब हम सरकार को खुद चुनते हैं, तो हमारे अधिकार सबसे पहले सुनिश्चित होने चाहिए, या फिर सबसे पहले जो सेफ गार्ड है वो हमारे राइट्स का होना चाहिए। वरना जो भी सरकार में होगा वो अपनी पावर का दुरुपयोग करके शासन को चलाने के नाम पे कि हम गवर्नमेंट को चला रहे हैं, हमारा शोषण कर सकते हैं। तो ये बात जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे उनके दिमाग में भी थी। तो उन्होंने हमारे लिए 6, पहले 7 होते थे, बाद में 6 हो गए, तो 7 फंडामेंटल राइट्स दिए। अब वो फंडामेंटल राइट्स क्या हैं उनको हम देखते हैं। पहले ये 7 होते थे, आज 6 हैं, तो हम अभी 6 को ही पढ़ रहे हैं। ठीक है? तो हमारे ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं हम आज देखेंगे वन बाय वन कि ये है जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, ये कौन-कौन से हैं और इसके अंदर क्या-क्या हमको अ, हमें अधिकार मिले हैं संविधान की तरफ से, और संविधान के जो निर्माता हैं उन्होंने हमें ये अधिकार दिए थे। हमारे संविधान के जो फादर थे, जिनको हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा था कि यही सोल है कॉन्स्टिट्यूशन के। और इसमें से भी एक राइट ऐसा है जो जिसको सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला कि ये आत्मा है हमारे संविधान की। अगर ये राइट ही नहीं होंगे तो जो भी सरकार में आएगा वो अपनी पावर का दुरुपयोग करेगा या फिर उसको अपने मन से चलाएगा। तो चलिए पहले राइट की बात करते हैं। पहला राइट है राइट टू इक्वालिटी, मतलब समानता का अधिकार। तो इसमें कई आर्टिकल्स हैं। अब आर्टिकल्स क्या होते हैं? इनको बोलते हैं अनुच्छेद। तो जैसे एक बुक में एक यूनिट होती है, उसके अंदर कई सारे चैप्टर होते हैं, वैसे ही आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक यूनिट है। जैसे आपकी बुक में सपोज एक यूनिट होती है, यूनिट 1 सेल्स। ठीक है? बायोलॉजी में मान लो सेल्स का चैप्टर है, ठीक है, कोशिकाओं का। तो मान लो यूनिट का नाम है कोशिकाएं। अब उसमें कई सारे चैप्टर होंगे, प्लांट्स की, एनिमल्स की, मतलब पौधों में, और ह्यूमन बींग्स में क्या क्या होती हैं। तो पहली यूनिट जो है हमारी, वो हमारी यूनिट का नाम क्या है? ये तीसरी यूनिट है। ठीक है? इससे पहले भी कुछ यूनिट है, उनको जब हम आगे के वीडियोस में उनको जानेंगे। अभी ये सिर्फ इतना जानो कि ये तीसरी यूनिट है फंडामेंटल राइट्स। इसके अंदर कई सारे चैप्टर्स हैं। कौन कौन से हैं वो? 12, 13, 14, 15। तो लग यहाँ से शुरू होके राइट टू इक्वालिटी से लेकर हमारे, मतलब आर्टिकल शुरुआत इसकी 12 से ही हो जाती है, 12 से लेकर हमारे 35 तक, ये सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं, या जिनको हम चैप्टर्स ना कह के यहाँ पर आर्टिकल्स कहते हैं। ठीक है? तो ये सारे आर्टिकल्स जो हैं हमारे, ये क्या हैं? अनुच्छेद जो हैं, यही हमारे आर्टिकल्स हैं या अनुच्छेद हैं, या इनको चैप्टर्स की तरह मान सकते हो आप। ठीक है? तो अब ये पिक्चर तुमको क्लियर हो गई होगी। ठीक है? तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है राइट टू इक्वालिटी। तो आर्टिकल 14 है, वो क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। अनुच्छेद 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब समानता किसके सामने? हमारे कानून के सामने। मतलब जैसे कोई भले प्रधानमंत्री है, वो मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, कानून के सामने सब बराबर हैं। ऐसा नहीं कि कोई उनके वो पद मिल गया तो उसके बाद वो उसको कुछ भी करेंगे, किसी को भी मार सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। कानून के लिए, कानून की नज़रों में सब बराबर हैं। आई नो अब तुम लोग अपने मन में ये सोच रहे होगे कि सर ऐसे बोल रहे हैं, बट ऐसा होता तो नहीं है। हाँ, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। कई लोग अपनी पावर का दुरुपयोग करते हैं, बट फिर भी कानून अपना काम करता है। ठीक है? और हमें उसमें विश्वास भी रखना चाहिए। चलिए, आर्टिकल 15 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब हम किसी, मतलब हमारे, हम धर्म के आधार पे, जाति, कास्ट,
उसकी रेस मतलब उसका जो कुल है, उसकी बिरादरी है, ठीक है, वो लिंग के आधार पर कि ये मेल है फीमेल है, या वो कौन सी जगह पे पैदा हुआ है, शहर में पैदा हुआ है तो अच्छा है, गांव वाला बेकार है। इस तरीके से हम किसी भी हमारे देश में किसी भी, चाहे वो सरकारी, चाहे वो नौकरी देने की बात हो, चाहे कहीं किसी रेस्टोरेंट में खाना बैठ के खाने की बात हो, कहीं भी हमारे भारत में ऐसा भेदभाव नहीं हो सकता, क्योंकि हमें क्या मिला हुआ है, समानता का अधिकार, कि भारत के सारे जो नागरिक हैं वो क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, इसी तरीके से 16वां है, ठीक है, इसके अंदर ये हमारे 4-5 आर्टिकल हमको दिए गए हैं। ठीक है, 16वां क्या कहता है, अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जैसा कि मैम ने बताया कि सरकारी नौकरी की अगर पोस्ट निकल ले तो ऐसा नहीं कहेंगे कि ये वाले रिलीजन वाले नहीं देंगे, ये वाली कास्ट वाले, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो इसमें आर्टिकल 17 ये काफ़ी पूछा भी जाता है पेपर में, जो आपका अनुच्छेद 17 है। तो अनटचेबिलिटी का मतलब होता है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का मतलब है जो आपकी छुआछूत होता था कि भाई इनको छू लिया तो अब हम नहाना पड़ेगा या उनके घर का पानी नहीं पियेंगे, इन सबको आर्टिकल 17 के अंडर खत्म किया गया कि ये सब नहीं माना जाएगा, अगर कोई करता है तो उसको उसकी सजा दी जाएगी। ठीक है, तो आप देख रहे होगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है समानता लाने के लिए हमारे समाज में, इसीलिए हमें ये मौलिक अधिकार दिया गया है। ठीक है, समानता का। ठीक है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की किसी को जमींदार, सूबेदार, इस तरीके से, मतलब आर्मी में मिल सकता है बट नॉर्मल लाइफ में नहीं मिलेगा। जैसे पुराने जमाने में बोलते थे महाराजा धीराज हैं ये, तो मान लो कोई चीफ मिनिस्टर बनता है, उसको लोग ऐसे भगवान की तरह पूजा करने लगे जैसे राजाओं की होती थी, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, अब आते हैं चलो अपने अगले मौलिक अधिकार पे 18 के बाद। ठीक है, अगला अधिकार है हमारा राइट टू फ्रीडम, मतलब हमारा घूमने फिरने का, और हमारे भारत में हमें क्या है, पूरा राइट टू फ्रीडम है। राइट टू फ्रीडम का मतलब है, राइट टू फ्रीडम का मतलब ऐसा नहीं लेना चाहिए कि हर कुछ, सब इंडिया में सब कुछ करने का फ्रीडम हमको मिला है। ठीक है, तो हर एक चीज़ की आज़ादी आपको नहीं मिल सकती है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम मतलब आज़ादी जो होती है। ठीक है, तो आज़ादी हमें अब अंग्रेजों से मिल चुकी है, लेकिन हर चीज़ की आज़ादी नहीं है। जैसे देखिए इसमें लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट, मतलब कुछ ऐसे अधिकार हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि हम कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे अगर कोई सरकार में है, हम उसके अगेंस्ट कुछ भी अखबार में छाप सकते हैं, अपने सोशल मीडिया में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कोई आपको कोई बोलेगा नहीं, पकड़ेगा नहीं। समझ आ गया आप, क्योंकि हमारे पास क्या है, राइट टू फ्री स्पीच, कि हम अपने मन से किसी के भी अगेंस्ट में और किसी के भी सपोर्ट में बात कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पर कोई चार्ज नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये होती है राइट टू फ्री स्पीच। लेकिन अब इसका मतलब ये कई लोग गलत निकाल लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी को राष्ट्रपति भवन के सामने जाके राष्ट्रपति के लिए अपशब्द कहने लग जाओ। ठीक है, तो ऐसा नहीं, आप नहीं कर सकते हो। तो सर्टेन राइट्स हैं, मतलब ये एकदम 100% राइट नहीं होता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच। फ्री स्पीच मतलब खुल के बोलने का अधिकार। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि आप उसको, तुम ऐसे अपशब्द कहोगे, वो भारत का राष्ट्रपति है तो उसकी भी इंसल्ट होगी, या कोई की भी इंसल्ट होगी, तुम अपने नेबर को बोलने लग जाओ, पड़ोसी को, कि भाई मेरा तो बोलने का अधिकार है, ठीक है, पुलिस मेरा कुछ नहीं करेगी, ऐसा नहीं होएगा, क्योंकि वो एक क्या है, एक रेस्ट्रिक्शन है उसके ऊपर। ठीक है, दे आर सब्जेक्टेड टू रेस्ट्रिक्शन, मतलब वो उनके ऊपर क्या है, एक रोक लगी हुई है एक हद तक खाली। ऐसा नहीं कि आपने हल्का सा भी कुछ लिख दिया तो आपको पकड़ लिया, ऐसा नहीं। जब वो बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा समाज के लिए भी और किसी उस इंसान के लिए भी, तभी उस पर रोक लगाई जाती है। ठीक है, चलिए अब ऑफेंसेस में, ठीक है, राइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 21वां इंपॉर्टेंट क्यों है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, इसको आपसे कोई नहीं छीन सकता, भले इमरजेंसी भी लगी हो। ठीक है, अब इमरजेंसी की बात आई है, तो पहले जान लेते हैं इमरजेंसी होती क्या है और क्यों मैंने इसकी बात की इस आर्टिकल के बारे में। तो अनुच्छेद 21 जो है, इसमें हम ये आपसे कोई नहीं छीन सकता है। तो इमरजेंसी जो होती है, जब इमरजेंसी लगती है तो ये सारे राइट छिन जाते हैं आपके। ठीक है, जितने भी हैं ये, ठीक है, कोई उसमें आप कुछ नहीं, सरकार के अगेंस्ट कुछ नहीं लिख पाओगे आप किसी भी अखबार में, अखबार निकाल ही नहीं पाओगे पहली बात। ठीक है, जैसे कि हमारे जब इंदिरा गांधी थी तो उन्होंने 1975 में लगाई थी। ठीक है, आपको कोई, आप कुछ नहीं बोल सकते, अगर किसी को नौकरी दी जा रही है तो कुछ भी नहीं कर सकते आप। ठीक है, बट लेकिन ये राइट आपसे कोई नहीं छीन सकता, जिंदा रहने का और आपके पर्सनल लिबर्टी की, आप अपने घर के अंदर क्या कर रहे हो। ठीक है, समझ आ गया, तो इमरजेंसी भी लगी हो तो आपसे कोई जीने का अधिकार नहीं छीन सकता। जीने का अधिकार का मतलब क्या होता है कि भाई ऐसा नहीं कि सरकार फिर आपको मारना शुरू कर दे कि भाई तुम्हारे सारे राइट खत्म हो गए तो जीने का भी अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये राइट आपको इमरजेंसी में भी कोई आपसे नहीं छीन सकता। कौन सा, 21वां। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब जीने का अधिकार और आपकी निजता। निजता को अभी दोबारा से डिफाइन किया गया है, बट पर्सनल लिबर्टी मतलब आपकी अपनी खुद की आज़ादी, कि आप अपने घर के अंदर कैसे उठ बैठ रहे हो। ठीक है, उससे सरकार का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद इसमें एक नया आर्टिकल ऐड किया गया था, राइट टू एजुकेशन, मतलब पढ़ाई का। ठीक है, पढ़ाई का अधिकार। ठीक है, शिक्षा का अधिकार भी कहते हैं इसको हम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलिए आते हैं, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, मतलब शोषण। शोषण नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से हमारा। ठीक है, तो शोषण, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन मतलब शोषण ना हो। ठीक है, इसका अधिकार। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि एक तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होती है, जैसे लोगों को पकड़ के दूसरी जगह बेच देते हैं, फिर वहाँ पे उनसे काम काम करवाया जाता है, फोर्स्ड लेबर कहते हैं उसको। ठीक है, बंधुआ मजदूरी भी कहा जाता है उसको।
ठीक है, तो वो नहीं हो सकती इंडिया में। कोई करता है तो उसको कानून सजा देगा क्योंकि ये हमारा राइट है, ठीक है। बंधुआ मजदूरी नहीं हो सकती है जैसे पुराने ज़माने में होती थी, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, वो नहीं हो सकता है, ठीक है। बच्चों को आप फैक्ट्री में 14 साल से नीचे के बच्चे को कहीं पे भी आप काम पर नहीं रख सकते क्योंकि उसका 14 साल तक पढ़ने का अधिकार है, ठीक है। आर्टिकल 21A के अंदर राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा के अधिकार में 6 से 14 साल तक उनको पढ़ने का अधिकार है। तो आप उनको कभी भी ऐसे एम्प्लॉयमेंट अपने घर में या कहीं पे भी आप नहीं रख सकते, वो गलत होता है, ठीक है, मतलब वो सही नहीं है। अगला आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमें अपने धर्म को प्रैक्टिस करने का अधिकार है, हम कैसे भी 25, 26, 27, 28, ठीक है। इसमें जैसे कि आप अपने कोई कौन सी पूजा करते हो, कब करते हो, कैसे करते हो, बस उससे किसी का नुकसान ना हो, आपको अपने धर्म को क्या करने का अधिकार है, प्रैक्टिस करने का अधिकार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसके बाद, और आप बस उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जैसे कि आप सपोज आपके आप जो भी कर रहे हो, आपकी जो धर्म की जो भी एक्टिविटी है उससे किसी दूसरे का नुकसान ना हो। मान लो तुम बोलोगे कि मैं ऐसा धर्म को मानता हूँ जिसमें कोई भी धर्म मान लिया, जैसे इंडिया में कोई भी धर्म आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो आपने बोल दिया कि भाई मैं ये वाला धर्म मानता हूँ, इसमें मैं गोलियां चलाऊंगा चारों तरफ, ऑब्वियसली वो किसी को लग जाएगी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को इसमें आपको इसमें भी पूरी 100% छूट नहीं होती है, ठीक है। तो अब ऐसा तुम बोलो कि मैं चारों तरफ गोलियां चलाऊंगा तो किससे कोई मर सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये सब्जेक्टेड टू क्या है, रेस्ट्रिक्शन है इसके ऊपर, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैं बस उससे किसी का अगर नुकसान नहीं हो रहा तो आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अगला आता है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स का मतलब क्या है कि हमें हमें सांस्कृतिक और हमारी जो शिक्षा है हम उसे प्रैक्टिस कर पाएँ। इसको सिर्फ़ माइनॉरिटी के लिए बनाया गया है। वो लोग जिनकी जनसँख्या भारत में कम है, जैसे मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, तो वो अपने कैसे भी चाहें अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, जैसे वो मदरसों में पढ़ते हैं, तो वो अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, या वो मिशनरी स्कूल्स जो होते हैं क्रिश्चियंस के उसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो उनको वो करने का अधिकार दिया गया है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में, और बाकी लोगों को भी दिया गया है, ठीक है? ऐसा नहीं कि सिर्फ़ ये माइनॉरिटी के लिए ही स्पेशल है, ऐसा नहीं है, सबको अपने तरीके से अपने कल्चर को प्रैक्टिस करने का अधिकार है, ठीक है। उनके तरीके के, उनके यहाँ कुछ अलग तरीके के डांस होते होंगे, जैसे लोक नृत्य होते हैं, तो वो उसको कर सकते हैं, ठीक है। आखिरी आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। मतलब हम क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का मतलब है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट को कोई छीनता है, मान लो सरकार क्या करती है, ऐसे लॉ बना देती है जो इन राइट्स को हटा रहे हैं, मतलब इस तरीके इनके ऊपर भी एक और लॉ बना देती है, तो उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो वो होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32 या अनुच्छेद 32, ठीक है। तो अनुच्छेद 32 बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट के पास आप जा सकते हो अगर कोई आपका ये राइट छीनता है। सपोज आपने अखबार में कुछ लिख दिया कि ये गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही और आपको पुलिस अरेस्ट कर लेती है, तो आप आर्टिकल 32 के अंदर क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट या आपके स्टेट में जो भी हाई कोर्ट है वहां पे अपील लगा सकते हो कि भाई मैंने तो कुछ नहीं गलत लिखा, किसी की अगर मैं किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ या उसकी निंदा कर रहा हूँ तो वो गलत नहीं है, और मैंने किसी भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। तो अगर आपकी कोई भी फंडामेंटल राइट या बिना किसी वारंट के पुलिस आपको जेल में डाल देती है, ठीक है, ऐसा कुछ भी होता है अगर, तो आप क्या कर सकते हो, आर्टिकल 32 के अंदर अपने जो आपका स्टेट है उसके हाई कोर्ट या फिर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट किसी में भी जाके अपील कर सकते हो कि मेरे मौलिक अधिकार है उनको छीना जा रहा है, ठीक है। या फिर आपको कोई बंधुआ मजदूरी करा रहा है, कोई भी आपके जो पीछे हमने राइट्स पढ़े हैं सारे के सारे, ठीक है, समानता का, ठीक है, आपकी आज़ादी का, ठीक है, और आपके शोषण का, और शोषण को हटाने का, ठीक है, और ये आपका रिलीजन का, ठीक है, आपके धर्म को आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, उनका कल्चर जो है आपका उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। उन सबको उन सब की रक्षा के लिए बाकी के जो 5 हैं उनकी रक्षा के लिए छठा दिया गया है, ठीक है, कि अगर इनमें से पांचों में से आपसे कोई छीनता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके उसको उसकी गुहार लगा सकते हो, ठीक है, और उस पर तुरंत एक्शन होता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे आपके 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स, मतलब हमारे 6 मौलिक अधिकार, ठीक है। अगले सेशन में हम मिलेंगे और हम इसी तरीके से एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।